ओके, October November 17 वेरिएंट 33, October November 17 वेरिएंट 33 नेल्सन फूड प्रोसेसिंग नाम की केस स्टडी है हमारे पास। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस स्टडी हमारे पास कैलकुलेशंस क्या डिमांड कर रहा है, क्योंकि ये पूरा सेशन हमारा कैलकुलेशंस पे जा रहा है, तो हम इसी तरीके से ईयर ऑन ईयर कैलकुलेशंस देखेंगे। रेफर टू टेबल 1 एंड अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, calculate the likely changes in NFP's annual profit if the dairy farm is closed. We need to look at table 1 and then we need to tell कि अगर हम dairy farm close कर देते हैं तो हमारे annual profit पे क्या influence आएगा, and it is for 6 marks and it is for 6 marks. तो let's see, we have table 1 over here. तो बात यहाँ पर ये आ रही है that हमारे पास क्या सिनेरियो है, that the original dairy farm is now only a small part of the NFP business. The dairy farm employs just 20 workers out of total NFP's workforce of 256. The milk produced by the farm is still used in the dairy and food processing department. The milk is of very high quality, a feature once used by NFP as part of its brand advertising. However, Cian is now focusing on making NFP more profitable as quickly as possible to satisfy shareholders. She wants to close the dairy farm and buy in milk from other suppliers at the current wholesale price of 20 cents per liter. अगर हम बाहर से परचेज करेंगे तो हमें कितने का पड़ेगा, 20 सेंट्स का। कितने का पड़ेगा, 20 सेंट्स का पड़ेगा। एंड जो नीचे पूरी कैलकुलेशन दी हुई है वो हमें दी हुई है, अगर हम खुद डेयरी फार्म ओपन करते हैं तो हमें कॉस्ट क्या आएगी। तो लेट्स लुक एट द कॉस्ट एंड सी कि हमारे ओवरऑल प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। तो इन अ वीक अगर हम फार्म ओपन रखते हैं तो वी प्रोड्यूस 150,000 लीटर्स ऑफ मिल्क, इन विच एक वीक की कॉस्ट कितनी है, $9,000। डन। कैटल फीड क्या है, पर लीटर 8 सेंट्स है, और अगर मैं 150,000 लीटर्स बना रहा हूं तो जरा 8 सेंट्स यानी 0.08 मल्टीप्लाई बाय 150,000 करो, तो मुझे बताओ कैटल फीड की कॉस्ट क्या आ रही है, जरा आंसर निकाल ले प्लीज। 12,000 12,000 is my what, cattle feed cost। अब ये बोल रहे हैं proportion of NFP's annual fixed overheads allocated to dairy farm is 5% of the total overheads। लेकिन एक बात बता दूं कि यहाँ पर सारी कैलकुलेशन पर वीक चल रही है, पर वीक चल रही है, पर वीक चल रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एनुअल है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मेरा आप लोगों ने सवाल ये है कि मुझे एक बात ये बताओ कि एक ईयर के अंदर कितने वीक्स होते हैं, किसी को पता है? 52 सर। शाबाश, 52 वीक्स होते हैं। तो हमारी कैलकुलेशन इसी तरीके से होगी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिवाइड 15.6 मिलियन बाय व्हाट, 52। तो मुझे जरा पर वीक की कॉस्ट बताना मुझे। 15.6 divided by 52, so the per week cost is what, 0.3 million in reality, which is what, 300,000, which is what, 300,000, जिसका 5% एलोकेट होता है डेयरी फार्म्स पे। तो जरा 300,000 का 5% निकालो प्लीज, which is what, 15,000 की मेरी आ रही है फिक्स्ड कॉस्ट। सो अब मैं करूंगा क्या, आई एम गोइंग टू ऐड ऑल द कॉस्ट फॉर अ वीक्स प्रोडक्शन, 9,000, 12,000 और 15,000, 9, 12 एंड 15। तो जरा मुझे ये बताओ मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट आ रही है मेरी 36,000। टोटल कॉस्ट है मेरी 36,000 आ रही है, एंड इट इज फॉर व्हाट, इट इज फॉर 150,000 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो जरा $36,000 को मैं डिवाइड करूंगा 150,000 लीटर्स पे, तो देखो आंसर क्या आ रहा है, आ रहा है $0.24 पर लीटर, which is 4 cents, which is 4 cents more than if we purchase it from outside। यानी खुद करेंगे तो 4 सेंट्स महंगा पड़ेगा, 4 सेंट्स क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। अब मुझे ओवरऑल इंपैक्ट बताना है हमारे प्रॉफिट के ऊपर। अगर 4 सेंट्स महंगा पड़ेगा और एक वीक के अंदर मैं 150,000 लीटर्स प्रोड्यूस करता हूं, तो जरा 0.04 को मैंने मल्टीप्लाई किया 150,000 से, तो एक वीक के अंदर मेरे कितने डॉलर्स बचेंगे, $6,000। और अगर इसी को ही मैं पूरे साल पे ले जाऊं,
मल्टीप्लाई बाय 52 कर दूं तो पूरे साल के अंदर मेरे $3,12,000 बचेंगे अगर मैं इसको बंद करके बाहर से परचेज करना स्टार्ट कर दूं। किसी का कोई सवाल, कोई क्वेरी? अच्छा, आहान खान की क्वेरी 0.3 के आगे क्या करा? देखो 0.3 हमारी वीकली फिक्स कॉस्ट थी, उसका मैंने निकाला 15%, उसका मैंने निकाला सॉरी 5% जो ये था, जिससे मेरे पास है ना वीकली फिक्स कॉस्ट आ गई 15%, तो 15,000। तो 9, 12 और 15 किया तो टोटल वीकली कॉस्ट आ गई 36,000, जिसको मैंने यहाँ पर डिवाइड किया 150,000 से, तो मुझे पता चला कि मेरा पर लीटर मुझे पड़ता है 0.24, which is 4 cents more than if we purchase it from outside। ठीक है, बाहर से खरीदेंगे तो 20 सेंट का पड़ेगा, खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, खुद प्रोड्यूस करेंगे तो 24 सेंट्स का पड़ेगा। क्लियर है? किसी को कोई सवाल? चलो शाबाश, क्लियर है। ओके परफेक्ट। आंसर भी एक दफा कंफर्म कर लेते हैं कि सही है या नहीं है। ओके, तो 6,000 इंटू 3, ये रहा बिल्कुल 3,12,000 हमारा आंसर आ रहा है। 5 मार्क हमारे यहाँ पर पूरे हो गए। अच्छा ओके, लेकिन इसने फिर भी हमारा 1 मार्क रिड्यूस किया है, फिर भी हमारा 1 मार्क काटा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? कैलकुलेट द लाइकली चेंज इन एनएफपीज एनुअल प्रॉफिट इफ द डेयरी फार्म वाज क्लोज्ड। अगर डेयरी फार्म बंद हो जाता है तो फिर चेंज क्या आएगा? तो हमने सिर्फ है ना एडिशनल प्रॉफिट बताया 3,12,000 का, और हमने डिफरेंस नहीं बताया, इसके लिए हमारा 1 मार्क कटा है। तो हमें डिफरेंस ही बताना है, तब जाके हमारे 6 मार्क्स पूरे होंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू इट्स पार्ट बी। क्या बोल रहा है पार्ट बी? नो शहीर, अभी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बैकवर्ड जा रहे हैं, सारी कैलकुलेशंस देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा मसला आ रहा है। यहाँ पर हमसे मांग रहा है refer to table 3 and appendix 1, calculate for the first 6 years of the frozen food project। पहले 6 सालों का निकालना है, discounted net cash flow, discounted payback period और NPV। table 3 and appendix 1, let's look at table 3 and appendix 1। okay, table 3 हमारे पास ये आ गया, and appendix 1 I think नीचे ही कहीं दिया हुआ होगा। ये रहा appendix 1। तो हमसे क्या मांग रहा है? हमसे मांग रहा है ये कि डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लोज निकालो, डिस्काउंटेड पे बैक निकालो और एनपीवी निकालो। तो आप लोग जरा मेरे साथ रहना और कैलकुलेशन थोड़ा साथ साथ करोगे तो चीजें जल्दी होंगी। ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट 6 ईयर्स बोला है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनिशियल कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी? 12 मिलियन। तो हमारा इनिशियल नेट कैश फ्लो क्या है? -12। ओके, ईयर 1 से लेकर 3 तक हमारे नेट कैश फ्लोज कितने हैं? 4 मिलियन। 4, 4 एंड 4 एंड 4, 5, 6 में कितने हैं? 5 एंड देन 5। ये मेरे क्या थे? नेट कैश फ्लोज थे। मैंने कर लिया। अब सवाल मुझसे मांग रहा है दैट डिस्काउंटेड पे बैक भी निकालो, डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लोज भी निकालो, और क्या मांग रहा है? एक और चीज देख लेते हैं सवाल। डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लोज, डिस्काउंटेड पे बैक और एनपीवी। तो जरा करते हैं इसको। तो डिस्काउंटिंग अगर हमें करनी है तो इन्होंने हमें डिस्काउंट फैक्टर्स ऑलरेडी नीचे मेंशन कर दिए हैं, ये रहे। तो ईयर 0 के अंदर तो 1 ही रहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। कलर जरा चेंज करते हैं। ओके, ईयर 1 के अंदर है 0.91, ईयर 2 के अंदर है 0.83, ईयर 3 के अंदर है 0.75, ईयर 4 के अंदर है 0.68, 0.62 एंड 0.56। प्लीज अपने हाथ में कैलकुलेटर्स ले लो ना, हमें क्या डिस्काउंटिंग करनी है, प्लीज जल्दी से कैलकुलेटर्स ले लो अपने हाथ में। तो ईयर 1 के अंदर हमारा वही 12 रहेगा, ऐसा ही है। 12 टाइम्स 1 इज व्हाट? 12। आगे अब कैलकुलेशन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 4 टाइम्स 0.91, 4 टाइम्स 0.91 इज व्हाट? 3.64। ओके, देन 4 times 0.83 is what? 3.32. Then 4 times 0.75 is what? 3.
Then 5 times 0.68 is what? 3.4. Then 5 times 0.62 is what? 3.1. Then 5 times 0.56 is what? 2.8. पहला स्टेप हमने कर लिया है, that we have calculated all the discounted net cash flows. हमने discounted net cash flows क्या कर लिए हैं? Calculate कर लिए हैं. Now the question is specifically demanding us to calculate the discounted payback. अब payback में और discounted payback में वही difference है, that दोनों के अंदर time value of money का difference आ जाता है. किसका difference आ जाता है? Time value of money का difference आ जाता है. तो जरा करते हैं इसको solve. अब देखो कि मैंने 12 मिलियन इन्वेस्ट करे. कितने इन्वेस्ट करे? 12 मिलियन इन्वेस्ट करे, जिसमें से 3.64 रिकवर होगा. मैं अब इस तरफ करूंगा कैलकुलेशन, जरा देखना. 12 मिलियन इन्वेस्ट करे, 3.64 रिकवर हो गए, तो मेरे पास कितने रह गए? 8.36. देन मेरे पास कितने रिकवर हो गए? 3.32 मैंने रिकवर करे, तो देन मेरे पास कितने रह गए? 5.04. देन आई रिकवर्ड व्हाट? 3. When I recovered 3, तो what was left? मेरे पास रह गया 2.04. मेरे पास कितना रह गया? 2.04. अब मुझे चाहिए 2.04, लेकिन मैं अर्न कितने करूंगा? 3.4, यानी ज्यादा. तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि मेरे 3 इयर्स तो पक्के हैं. मेरे 3 इयर्स तो पक्के हैं. ठीक है, कैसे रह गए वापस देख लेते हैं. अलीना, कैलकुलेटर हाथ में रखो और साथ साथ चलो प्लीज. 12 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई, 3.64 रिकवर हो गए, तो कितने बचे? 8.36. देन हमारे 3.32 रिकवर हो गए, तो कितने बचे? 5.04. देन हमारे मैम रिकवर हो गए 3, तो कितने बचे? 2.04. अब बचे 2.04 और मैं अर्न कितने करूंगा? 3.4, यानी ज्यादा. तो मुझे कम लगेंगे ना, पूरा साल तो नहीं लगेगा. तो कैलकुलेशन क्या होगी? 2.04 अपॉन 3.4 टाइम्स 12. 2.04 अपॉन 3.4 टाइम्स 12, और मुझे पता है कि मेरे 3 साल तो पूरे हैं. तो 2.04 डिवाइड बाय 3.4 टाइम्स 12 इज व्हाट? 3 years and 7.2 months. 3 years and 7.2 months. ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया? डिस्काउंटेड पेबैक. 3 years and 7.2 months. अब एग्जामिनर मुझसे मांग रहा है भाई इसका निकालो एनपीवी. तो डिस्काउंटिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एनपीवी का तरीका क्या होता है? दैट वी डू व्हाट? वी ऐड all the positive net cash flows. करते हैं. 3.64 plus 3.32 plus 3 plus 3.4 plus 3.1 plus 2.8, which is what? 19.26 are my positive net cash flows. जिसके अंदर भाई मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 12. तो when I deduct 12 from it, तो मुझे पता चल रहा है that according to net present value, I'm going to earn what? 7.26 million. I'm going to earn what? $7.26 million. तो यहाँ पर हमारी तीनों कैलकुलेशंस कंप्लीट होती हैं. जहां पर मैंने डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लोज, जहां पर मैंने डिस्काउंटेड पे बैक एंड एनपीवी कैलकुलेट किया. होपफुली ये क्लियर होगा. एक दफा आंसर चेक कर लेते हैं. ओके, 3 years and 7.21 and 7.26 बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे हैं. डिस्काउंटेड पे बैक दोबारा मैं एक सेकंड दिखा देता हूं आपको. देखो पे बैक तो हमारे पास हमने नेट कैश फ्लो तो यहाँ पर मेंशन कर लिए थे पहले सारे. सिर्फ डिस्काउंटेड पे बैक निकालने के लिए आपको क्या करना था? इसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना था ताकि आपके पास डिस्काउंटेड वैल्यूज आ जाए. क्या आ जाए आपके पास? डिस्काउंटेड वैल्यूज आ जाए. मैं कर देता हूँ रिपीट, मसला नहीं. जिसको समझ में नहीं आ रहा रिपीट करवा देता हूँ. देखो पहले तो मेरे पास सारे क्या आ गए? नेट कैश फ्लोज आ गए, जो रेड से मैंने लिखे हुए 444 555. उनको मैंने मल्टीप्लाई किया डिस्काउंट फैक्टर्स के साथ. किससे मल्टीप्लाई किया? डिस्काउंट फैक्टर्स के साथ. जब मैंने उनको मल्टीप्लाई किया डिस्काउंट फैक्टर्स के साथ, तो गेम क्या बन रहा है हमारा कि हमने डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लोज निकाले. क्या निकाल लिए? डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लोज निकाल लिए. अब बारी बारी हमने रिकवरी स्टार्ट कर. अपने हाथ में कैलकुलेटर लोगे, साथ साथ करोगे तो समझ में आएगा. 12 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, 3.64 रिकवर हो गए, तो कितने बचे? 8.36. कितने बचे? 8.36.
3.36, ठीक है। फिर हमने वापस 3.32 रिकवर करे तो कितने बचे 5.04, फिर मैंने रिकवर करे 3 तो मेरे पास कितने बचे 2.04। अब देखो ये कौन सा है, थर्ड ईयर है, कौन सा है थर्ड ईयर। फोर्थ ईयर में मुझे कितने मिलेंगे 3.4, और लेकिन चाहिए कितने मुझे 2.04, मुझे जरूरत से ज्यादा मिल रहे हैं ना, यानी मेरा चौथा साल पूरा नहीं लगेगा। तो थर्ड ईयर मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो मैंने मंथ्स कैसे निकाले, 2.04 मुझे रिक्वायर्ड है, 3.4 मुझे मिलेंगे, तो 2.04 अपॉन 3.4 टाइम्स 12, मेरे बाद आंसर आया 3 years and 7.2 months, 3 years and 7.2 months। होपफुली ये क्लियर होगा आप लोगों को। किसी को कोई क्वेरी तो पूछो, देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? चलो शाबाश, लेट्स क्लियर इट अप। अब्दुल समद, ये एनपीवी था, ये क्या था आपका एनपीवी था। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि 19.26 कैसा है, जब हमने ये सारे जो पॉजिटिव नेट कैश फ्लोज है 3.64 से लेकर 2.8 तक, ये सारे जब ऐड किए तो 19.26 आया, और उसमें से हमने 12 मिलियन माइनस किया। सही है समझ? बिल्कुल करवा देते हैं, लाइन बाय लाइन सब चीजें लेके चलूंगा इंशाल्लाह। बाकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की थ्योरी ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपको वहां से देखनी हो तो, लेकिन मैं खुद भी करवाऊंगा, मसला नहीं। आज वाली क्लास में फोकस कर रहा हूँ क्योंकि सब कैलकुलेशंस बोल रहे थे, इक्वेशंस बोल रहे थे, तो उस पर फोकस कर रहा हूँ। होपफुली नेक्स्ट क्लास वी विल डू विद द थ्योरी। ओके, दूसरी केस स्टडी है हमारे पास। इस केस स्टडी में कौन सी कैलकुलेशन है हमारे पास, लेट्स सी। refer to table 1 and other information about Asif's plan on lines 14 till 25. Calculate the forecast 2018 profit for the washing machine factory। यानी टेबल 1 को देखना है, लाइन 14 till 25 को देखना है, और देखना है कि 2018 के अंदर फोरकास्ट प्रॉफिट क्या निकलता है। 8 मार्क्स की कैलकुलेशन है, देखते हैं। टेबल 1 14 till 25। ओके, here is October November 1732, October November 1732। सो ये रहा हमारा पार्ट जो हम लोग देखना है हमें। डेटा यहाँ पर है, वैल्यूज यहाँ पर है। तो लेट्स स्टार्ट। The long-term strategy was announced at the same time as Asif planned to raise short-term profitability in 2018. Okay, raising prices to retailers by 5%। prices कितने परसेंट से बढ़ रही हैं 5% से। तो जरा यहाँ पर देखो, प्राइस है $200 पर यूनिट, तो जरा 5% से प्राइस बढ़ाओ, 200 इंटू 105%, तो प्राइस हो जाएगी अब कितनी $210। कितनी हो जाएगी $210। बट यहाँ पर गेम बताया है दैट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -0.5, यानी यूनिट सोल्ड अब 2 मिलियन नहीं रहेंगे, उसके अंदर चेंज आएगा। उसके अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। पीडी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मुझे नहीं दिया हुआ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस मुझे पता है 5 है, और मेरा आंसर -0.5 है। जब मैंने क्रॉस किया तो मुझे पता चल रहा है दैट मेरी डिमांड इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय -2.5%। डिमांड कितने परसेंट से कम हो रही है 2.5% से। तो जरा मैं निकालूंगा 2 मिलियन का 97.5%, तो मुझे पता चल रहा है कि अब मेरे 2 मिलियन की जगह 1.95 मिलियन यूनिट्स बिकेंगे। 2 मिलियन की जगह कितने यूनिट्स बिकेंगे 1.95 मिलियन यूनिट्स। दूसरी बात ये बोल रहा है कटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय 3%। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते कि डायरेक्टली इस 200 मिलियन को 3% से रिड्यूस कर देते, नहीं, ये 200 मिलियन है 2 मिलियन का, तो पहले 200 मिलियन को 2 मिलियन पे डिवाइड करेंगे ताकि पर यूनिट निकले। क्या निकले पर यूनिट, तो पर यूनिट क्या आ रही है हमारे पास 100। अब इसको रिड्यूस करेंगे 3% से ताकि 97% निकाले इसका, तो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है मेरी 97। क्या आ रही है 97, पर यूनिट कॉस्ट मेरी 97 है, और मैं 1.95 मिलियन यूनिट्स बना रहा हूं। तो देखते हैं इसका आंसर 97 टाइम्स 1.95, तो मेरी ओवरऑल जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 189.15 मिलियन, जो मेरी ओवरऑल कॉस्ट है। और अगर 1.95 को अगर आप 210 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो टोटल रेवेन्यू भी आ जाएगा। जरा ये भी निकाल लेते हैं, 210 टाइम्स 1.95, तो आता है ये 409.5 इज आवर रेवेन्यू।
मैं कर देता हूँ वापस। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, पहला स्टेप था प्राइसेस को हमने 5% से बढ़ाया, तो 200 को जब 5% से बढ़ाया तो 210 हो गया। फिर मुझे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ था -0.5 और मुझे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दिया हुआ नहीं। तो जब मैंने वो फॉर्मूला लगाया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड व्हिच वाज x अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू प्राइस इलास्टिसिटी, तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा पीडी कितने परसेंट से कम हो रहा है, -2.5 से। कितने से कम हो रहा है, -2.5% से। तो मैंने उसी को उसी तरीके से कम किया, 97.5% का आंसर निकाला। तो मुझे पता चला कि अब मेरे 2 मिलियन यूनिट्स नहीं बिकेंगे, 1.95 बिकेंगे। तो 1.95 को 210 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता चल रहा है कि अब मेरा टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, 409.5। क्या आ रहा है, 409.5 मिलियन। इन द सेम वे मैंने आपको ये बताया कि जो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है ये 200 मिलियन, ये 2 मिलियन यूनिट्स के हिसाब से दी, और अब तो यूनिट्स कम हो गए। तो पहले मैंने 200 मिलियन को 2 से डिवाइड किया तो पता चला मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 100। फिर उसने बोला कि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स रिड्यूस हो रही है 3% से, तो मैंने 3% से रिड्यूस किया तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, 97। एंड देन जब मैंने 97 को टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई किया 1.95 से, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई मेरी, 189.5। ठीक है, अगला पार्ट मुझे बोल रहा है कि ओवरहेड्स को कितने परसेंट से कम कर रहे हैं, 10% से। तो मेरे ओवरहेड्स कितने हैं, 150। तो जरा 150 का अगर आप 90% निकाल लो तो आपको आंसर आता है 135। क्या आता है, 135। अगर मैं बाकी कैलकुलेशंस देखो तो हेड ऑफिस के ओवरहेड्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वापस से कैलकुलेशंस करेंगे हम। दैट माय टोटल रेवेन्यू वाज 409.5 subtracting 189.5 189.15 and 135 और फिर 25. So my overall profit is what after all these changes, $60.35 million. 200 को 2 मिलियन से इसके लिए डिवाइड किया क्योंकि 2 मिलियन यूनिट्स की कॉस्ट थी और हमारी यूनिट्स 2 मिलियन से 1.95 मिलियन यूनिट्स हो गए। दिस वाज द ओनली रीजन कि मैंने पर यूनिट निकाली। क्लियर है सबको ये कैलकुलेशन 60.35 मिलियन की? यस, क्लियर है। ओवरहेड्स के बाद हमने कुछ नहीं किया। ओवरहेड्स जो हमारे 150 थे उसको 10% से रिड्यूस किया तो 135 हो गए। बाकी हेड ऑफिस ओवरहेड्स के साथ कोई चेंजेस नहीं थे। तो हमने जो टोटल रेवेन्यू था उसमें से हमने सारी कॉस्ट माइनस कर दी। टोटल रेवेन्यू में से सारी कॉस्ट माइनस कर दी तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया, और कुछ नहीं किया है। टोटल रेवेन्यू में से सारी कॉस्ट 189.5, 135 और 25 तीनों माइनस करा तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया। शहीर, ओवरहेड्स आर फिक्स्ड एंड दे डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इसकी वजह से अकाउंटिंग की कॉस्टिंग मुझे पता है तुम्हारे जहन में आ रही है लेकिन वो यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर है परफेक्टली? कोई क्वेश्चन है किसी का तो अभी पूछ ले। जरा इसका आंसर कंफर्म कर लेते हैं सही है नहीं है। $60.35 मिलियन पे हमारे 8 मार्क्स पूरे होते हैं। ठीक है, अगली सवाल में मूव कर रहा हूं मैं, अगली कैलकुलेशन पे, होपफुली किसी का कोई सवाल नहीं है। लेबर प्रोडक्टिविटी एंड वेस्टेज रेट। लेबर प्रोडक्टिविटी के तो फॉर्मूलाज हमारी बुक के अंदर है, वेस्टेज रेट का फॉर्मूला स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे यार हमें तो आता ही नहीं है। थोड़ा मेंटल मैथ्स इस्तेमाल करो, आप निकाल लो। रेफर टू टेबल 3 2017। देखते हैं इसको जरा जाके प्लीज। ओके, 2017 बोला है तो हमें सिर्फ 2017 ही सॉरी आई वाज डिस्कनेक्टेड। मैं बात कर रहा था, ऊपर वाली कैलकुलेशन क्लियर है? वाली कैलकुलेशन क्लियर है? शुड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैलकुलेशन? ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो अब मुझसे मांग रहा है 2017 की लेबर प्रोडक्टिविटी और वेस्टेज रेट। सही है, क्या मांग रहा है? 2017 की लेबर प्रोडक्टिविटी और वेस्टेज रेट। लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे निकलती है? आउटपुट अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स। आउटपुट अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 96,000। the number of workers are 240। तो 96,000 डिवाइड बाय 240 करेंगे तो हमें पर वर्कर आउटपुट आ जाएगा। जरा निकालते हैं।
तो 400 यूनिट्स पर वर्कर, 400 units per worker is my labor productivity, is my labor productivity. Now we need to calculate what? The wastage rate. तो wastage rate कैसे निकलेगा? Number of units wasted upon total output, upon total output. तो हमने कितने units waste करे हैं? 3000. The total output is what? 96,000 times 100. रेट बोला है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना जरूरी है. 3000 divided by 96,000 times 100. So my answer is 3.125%. 3.125%. इन दोनों कैलकुलेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो नहीं है, आंसर एक दफा चेक कर लेते हैं and then we will move on. $400 यूनिट और 3.125%. ठीक है, जल्दी से, टाइम हमारे पास कम है इस सेशन के अंदर, एक और कैलकुलेशन जल्दी से अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. ये है आपके पास ईयर आ रहा है अक्टूबर नवंबर 1732. अभी हम 17 में ही घूम रहे हैं. रेफर टू अपेंडिक्स 1 एंड अदर इंफॉर्मेशन. कैलकुलेट द गियरिंग रेशियो आफ्टर द टेकओवर ऑफ वेंटो. गियरिंग रेशियो आफ्टर द टेकओवर ऑफ वेंटो, अपेंडिक्स 1. ओके, अपेंडिक्स 1 है एंड आफ्टर द टेकओवर ऑफ वेंटो हमारा गियरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? लेट्स सी, देखते हैं. टेक ओवर की इंफॉर्मेशन कहाँ दी हुई है? ओके, यहाँ पर दी हुई है. तो ऑपरेशन डायरेक्टर रिकमेंडेड दैट केकेएस मेक्स एन ऑफर टू टेक ओवर वेंटो. ठीक है, एट 600 मिलियन. कितने का? 600 मिलियन. ओके, अभी कैसे फाइनेंस होगी? 400 मिलियन हम देंगे शेयर इशू पे और 200 मिलियन देंगे हम बैंक लोन्स पे. सही है, 200 मिलियन हम बैंक लोन से लेके आएंगे और 400 मिलियन हम शेयर से इशू करेंगे. ठीक है, तो ये दो चेंजेस होंगे. तो जरा देखते हैं. ओके, तो गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय टाइम्स 100. ठीक है, हमारी नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 300 और 200 मिलियन के और इशू हो जाएंगे. कितने हो जाएंगे? तो ये कितना हो गया? 500. कितना हो गया? 500. ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटी ये हो गई. अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? दो फॉर्मूलाज हैं, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी. ठीक है, या दूसरा फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. तो मैं यहाँ पर इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इस्तेमाल करूंगा. तो 600 ऑर्डिनरी शेयर्स थे, 400 और इशू कर दिए. 400 और इशू कर दिए. लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज चेक कर लूं, मुझे कंफ्यूजन नजर आ रही है यहाँ पर. एक मिनट में देख लेता हूं. होपफुली उसने यहाँ पर हमें बता दिया हो. $400 मिलियन. ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक रिस्क ले रहा हूँ. आई थिंक ये वैल्यू डॉलर में ही दी रही है. तो 600 के अंदर मैंने 400 मिलियन ऐड कर दिया जो मेरे क्या थे? शेयर्स थे. इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी. तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा क्या आ रहा है? 1000 प्लस 500, 1500 प्लस 800, इट इज व्हाट? 2300. इट इज व्हाट? 2300. तो 500 अपॉन 2300 टाइम्स 100. तो आंसर चेक करते हैं. मेरे गियरिंग रेशियो का आंसर क्या आ रहा है? तो आंसर आ रहा है मेरा 21.73%. जरा चेक कर लेते हैं इसको कि ठीक है भी या नहीं. लेट्स सी. 21.739, बिल्कुल 21.74% हमें मार्क्स पूरे मिल रहे हैं. सही है, ठीक है. तो हमने ये कैलकुलेशन कर ली. दूसरी कैलकुलेशन मांग रहा है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द करेंट and proposed annual depreciation of the IT equipment to be purchased in 2018. लाइन 24 से 28 देखनी है मुझे. जरा देखते हैं. गियरिंग रेशियो वकास ये बताता है कि आपके बिजनेस के अंदर जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उसमें से कितना पैसा उधार का है, कितना पैसा कर्जे का है. जरा ये देखते हैं कि पॉलिसी क्या है कि 20 मिलियन इन्वेस्ट करने हैं, 5 ईयर पीरियड है, रेजिडुअल वैल्यू 5 मिलियन है. यानी स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ. तो कॉस्ट वाज 20
the scrap value was 5, यानी residual value was 5, and the life is what? 5 years. 15/5, तो मेरी depreciation per year आ रही है 3 million. But now the new policy is what? That 3 साल पे साल चले जाएंगे, लाइफ हो जाएगी और एसेट की रेजिडुअल वैल्यू हो जाएगी 8. तो 20 minus 3/8. तो 20 minus 8/3 में जल्दी मैं गलत कर रहा हूँ. 20 minus 8/3 which is 12/3. तो आंसर आ रहा है मेरा 4 million. तो दोनों की डेप्रिसिएशन में कितना फर्क आ जाएगा? हमारा पूरे 1 मिलियन का फर्क आ जाएगा. कितने का फर्क आ जाएगा? $1 मिलियन का फर्क आ जाएगा. जरा देखते हैं. बिल्कुल डिफरेंस मांग रहा है. अगर सिर्फ अभी कैलकुलेशन करते हैं ना तो आपका फाइनल में 1 मार्क काट लेता. आप जब बोलोगे ना देयर इज अ डिफरेंस ऑफ $1 मिलियन इन द डेप्रिसिएशन, तब आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे. ठीक है, चेंज इज 1 मिलियन, तो आपको मार्क्स वहां पर पूरे मिलेंगे. डेप्रिसिएशन क्लियर है? यस, इज द डेप्रिसिएशन क्लियर? वापस बता देता हूं, थोड़ा जल्दी बता रहा हूं क्योंकि सेशन एंड हो रहा है हमारे पास. फॉर्मूला क्या है हमारे पास? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ. तो पहले कॉस्ट थी 20 मिलियन. ये बोल रहा था कि एसेट हमारे पास रहेगा कितने टाइम तक? 5 साल तक, और बिकेगा 5 का. तो 20 minus 5 is 15. 15/5 is what? 3 million. स्ट्रेट लाइन मेथड है. लेकिन अब पॉलिसी क्या चेंज हो रही है? 3 साल रहेगा और अपना 8 मिलियन में बिकेगा. 20 minus 8 is 12. 12/3 is what? 4. दोनों डेप्रिसिएशन के अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है? $1 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है. क्लियर है वकास? ओके. अच्छा देखो, ये वाला सेशन तो मैं क्लोज कर रहा हूं क्योंकि अभी आज वाला टाइम हमारा खत्म हो रहा है. मुझे अगली क्लास के लिए बता दो, जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें आप मुझे एक स्पेसिफिक टॉपिक बता दो जो आपको करना है, ताकि फिर मैं शुरू में टाइम वेस्ट ना करूं और डायरेक्टली मैं उस टॉपिक पे जाके काम स्टार्ट करूं. तो आप लोगों का एक स्पेसिफिक टॉपिक जिसका आंसर वगैरह आपको लिखना हो. बजटिंग. सब लोग अपने इनपुट्स दे दो प्लीज जल्दी से. टाइम थोड़ा ही रहता है, इनपुट्स दे दो ताकि फिर अगली क्लास में मैं टाइम डिस्कशन में वेस्ट ना करूं एंड आई कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू द क्वेश्चन. यूनिट 4 का क्विक रिव्यू बोल रहे हैं, बजटिंग बोल रहे हैं, ठीक है. और क्रिटिकल एनालिसिस वाली थ्योरी, लीन प्रोडक्शन, यानी यूनिट 4 की रिक्वायरमेंट आ रही है. इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस. अच्छा असद, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस के आंसर्स मेरे डले हुए हैं. आप जो चीज आप लोग डिमांड कर रहे हो ना, ये मेरे सारे आंसर्स अपलोडेड हैं. मैं ये वापस भी करवाऊंगा आपको, लेकिन अगर जिनको जल्दी करनी है चीजें, वो अगर थोड़ा सर्च करेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करोगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी. मेरे नाम से चैनल है ए लेवल बिजनेस बाय यासीन काशान सामला. ठीक है, अगर आप वहां पर सर्च करोगे तो आपको ये वीडियो सारी मिल जाएंगी. ठीक है, ए लेवल बिजनेस बाय यासीन काशान सामला आप सर्च करोगे तो आपको आराम से तकरीबन 100+ वीडियोस वहां पर हैं जिसमें मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ. ये वाली वीडियो भी वहीं जाएगी. ठीक है, तो आप जो जल्दी रिवीजन आपको करना है तो आपको ये सारा कंटेंट वहां से मिल सकता है. बाकी सही है, मैं अगली क्लास में ऑपरेशंस के चैप्टर को जरा फोकस में रखता हूँ और उसी से रिलेटेड कोई सवाल निकालूंगा. ठीक है, शहीर में यूनिट 4 पे थोड़ा फोकस करता हूँ. ये वाली वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी. बजटिंग अपलोडेड है वहां पर, लेकिन मैं आपको करवा भी दूंगा. नो इश्यूज. अल्लाह हाफिज.